बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले अफ़गानिस्तान में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, एक रीहैब सेंटर के ऊपर या जो बहाली मरकज़ होता है जहाँ पे नशे के लोगों का इलाज होता है, उस पर अटैक हुआ और फिर पूरी दुनिया को अब तालिबान हुकूमत बता रही है कि ये वाक़या कैसे हुआ और पाकिस्तान को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की है, लेकिन कुछ बड़ी अजीब चीज़ें हुई हैं। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और ये भी बताता हूँ ये वाक़या क्यों हुआ और कैसे हुआ। देखिए, हैरत अंगेज़ तौर पे पाकिस्तान की जानिब से जो अस्करी ज़राए से खबरें देने वाले लोग हैं या जो टाउट्स हैं या बहुत सारे ऐसे लोग जो जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया पे भी इन्होंने अपनी एक अच्छी खासी तादाद इकट्ठी कर ली है, कौम का पैसा खर्च कर रहे हैं और कुछ लोगों को तरबियत भी दी गई है कि ये काम किया जाए। तो अब ये एक तूफ़ान खड़ा किया गया था। सबसे पहले तो ये बयानिया शुरू में बनाया गया कि ये एक असला डिपो है जिसके ऊपर हमला किया है पाकिस्तान एयरफोर्स ने। पहला दावा यही था कि ये एक असलहा डिपो है जिस पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमला किया। तब तक किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पे हमला नहीं हुआ। दूसरा मौक़िफ़ ये आया कि यहाँ पे खुद कुछ बम्बार तैयार हो रहे थे और इसलिए यहाँ पे अटैक किया गया है। फिर एक मौक़िफ़ ये आया बाद में कि ये तो नशे के आदी थे, इनके तो घर वाले भी इनसे तंग थे, अगर ये मारे गए तो क्या हो गया। और फिर अब आखिर में एक मौक़िफ़ हम ये भी सुन रहे थे कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने खुद ही एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया है और अपने लोगों को खुद मार दिया ताकि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया जाए। दरअसल ये मामला है क्या, इसमें बीबीसी की एक रिपोर्ट है कि इस जगह की हैसियत क्या है। माजी में ये जगह जो है ये फेनिक्स के नाम से मशहूर थी, फेनिक्स कैंप के नाम से मशहूर थी और ये अमेरिका के ज़ेरे इस्तेमाल थी क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पे कब्जा किया हुआ था। ये काबुल का इलाका है और अमरीकी फ़ौज ने यहाँ पे एक तरबियती कंपाउंड बनाया हुआ था जहाँ पे तरबियत दी जाती थी उन लोगों को जो अमेरिका के काम आते थे। और 2016 में अमेरिका ने यह जगह खाली कर दी थी। ये फैसिलिटी, ये जगह अमेरिका ने 2016 में छोड़ दी थी। फिर 2017 में जो उस वक्त की अफगान हुकूमत थी, उस हुकूमत ने 2017 में इस जगह पे रीहैब सेंटर बना दिया कि मंशियात के आदी जो लोग हैं उनका इलाज यहाँ पे किया जाएगा और बाकायदा इसका नाम बना दिया, इसकी जगह बना दी और इसका बजट बन गया, सारा कुछ होना शुरू हो गया। तो 2017 से लेकर तालिबान की हुकूमत आने तक ये रीहैब सेंटर ही रहा है, इलाज का मरकज़ नशे के आदी लोगों के। अब 2021 में आती है तालिबान की हुकूमत और जब उनके सामने ये आया तो उन्होंने इसको उसी मरकज़ के तौर पे बहाल रखा। उन्होंने इसको छेड़ा नहीं और ये वही काम वहाँ चलता रहा। अब हुआ ये है कि माजी में क्योंकि इसको अमेरिकन इस्तेमाल करते रहे तो ये ऐसा लगता है कि गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर यहाँ पे बमबारी हुई है। ये जो एक बमबारी ईरान के अंदर हुई है ना बच्चियों के स्कूल पे, 2016 तक ये जगह भी किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होती रही है। बाद में यहाँ पे बच्चियों का स्कूल बन गया और अब इस जगह के ऊपर एक अटैक भी हो गया। तो जो हमला आवर फोर्सेस होती हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कम से कम इतनी तसल्ली करेंगे जहाँ पे वो अटैक करने जा रहे हैं, जिस टारगेट को वो हिट करने जा रहे हैं, जहाँ पे सिविलियंस तो नहीं है, सिविलियंस का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर लोग इस पर बात करने को कह रहे हैं ये गद्दारी है, ये गद्दार है मुल्क का, ये मुल्क का दुश्मन है, ये बागी है। ये हर वो आदमी जो इस पर बात कर रहा है उसको गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं, या उसे कह रहे हैं तालिबान का हमायती है, या उसे कह रहे हैं दहशतगर्दों का साथी है, या उसे पाकिस्तान में कहा जा रहा है ये तो गद्दार है। देखिए, सच बोलना कोई गद्दारी नहीं होती। सिविलियंस का कत्लेआम पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, ईरान में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, वो गलत है और उसे जवाब नहीं दिया जा सकता। कोई शख्स जो मारा जाए वो मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, जो बेगुनाह मारा गया उसका बर्डन आएगा सारी दुनिया के ऊपर और इसके ऊपर बोलना सबके लिए जरूरी है। ये कोई गद्दारी वद्दारी नहीं है। जब तक आप जुल्म को जुल्म कहना नहीं सीखेंगे, खुलकर आप इसके बारे में इजहार नहीं करेंगे, तब तक जुल्म रुकेगा नहीं। अब अमेरिका में बेशुमार लोग, सियासतदान, वहां का मीडिया, वहां के आम लोग, वो खुलकर इजहार कर रहे हैं कि अमेरिका ने इसराइल की जंग के अंदर बिला वजह शमूलियत की। वो अमेरिकन हुकूमत को लताड़ रहे हैं, अमेरिकन हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी गद्दार नहीं कह रहा। जो बाइडन ने तनकीद की डोनाल्ड ट्रंप पे, लेकिन उसे गद्दार नहीं डिक्लेयर किया गया। बहुत सारे डोनाल्ड ट्रंप के अपने साथी हैं, वो तनकीद कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पे और जंग के फैसले पे और अमरीकी जंग की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी गद्दार डिक्लेयर नहीं किया गया। हत्ता कि जो फौजी मारे गए हैं उनकी फैमिलीज की जानिब से भी स्टेटमेंट आया, ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पे। मैं इसे देख रहा था कि जो फौजी मारे गए उनकी फैमिलियां ये कह रही हैं कि जनाब ये लड़ाई बंद की जाए, ये जंग नहीं होनी चाहिए थी, ये गैर ज़रूरी जंग है। और ये एक फ़ौजी जो मारा गया है इसकी फैमिली, ये साथ तस्वीर भी आप देख सकते हैं, इनकी वीडियो भी देख सकते हैं, ये स्याफान अमरीकी हैं और ये बता रहे हैं उनकी फैमिली के जी ये गलत हो गया, ये जंग बंद करनी चाहिए। अब इन्हें कोई गद्दार तो नहीं कह रहा, इनको जो कहा जा रहा है इनका फौजी जंग में मारा गया, लिहाजा इनको तो एजाज़ दिया जा रहा है अमेरिका में, लेकिन ये लोग कह रहे हैं जंग बंद कर दी जाए। तो ये गद्दार तो नहीं बन गए।
अमेरिका के ऊपर बहुत सारी दुनिया में तनकीद हो रही है, अमेरिका के अंदर तनकीद हो रही है, कोई भी गद्दार नहीं बन रहा। तो पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम क्या है कि आप निशानदेही करें किसी गलत चीज की, साथ ही ये गद्दार है। फौज सियासत में किरदार क्यों अदा करती है, आप ये पूछ लें, जी ये गद्दार है। फौज कारोबार क्यों करती है, आप ये पूछ लें, जी ये गद्दार है। फौज का क्या काम है बाकी चीजों में, जी ये गद्दार है। और अगर आप ये पूछ लें कि जनाब इंटेलिजेंस एजेंसीज कामयाब क्यों नहीं हो पा रही और क्यों दहशतगर्दी को नहीं रोक पा रही, जी ये गद्दार है। तो हर बात पे यहां गद्दारी का सर्टिफिकेट लेकर लोग खड़े हो जाते हैं बिला वजह। अब पूरी दुनिया से इसके ऊपर आवाज उठ रही है। ये यूएन न्यूज यहां से बाकायदा आवाज उठी और यूएन हेल्थ एजेंसी WHO उन्होंने इसकी मजम्मत की है और 400 लोग अफगानिस्तान में मारे गए हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। अब इस पे अक़वाम मुत्तहिदा के जो लोग अफगानिस्तान में मिशन मौजूद है वो तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो डिप्लोमेट्स को, दुनिया भर के जितने भी वहाँ पे मिशन मौजूद हैं, आलमी तंजीमें मौजूद हैं, वो उन सबको बुला के ब्रीफिंग दे रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। कई जो सहाफ़ी हैं या बैनुल-अक़वामी इदारों से मुंसलिक लोग हैं, BBC है, बाकी और लोग हैं, वो सारे ये कह रहे हैं कि हमने खुद जाकर देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ जले हुए पड़े थे। और मकामी लोगों से जहाँ से भी पूछा है तो सब ने यह बताया कि ये एक रीहैब सेंटर था। अब पाकिस्तान ने यह कह दिया कि हमने इसके ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट बाकायदा DGISPR की जानिब से कोई ऐसा नहीं आया जिसके ऊपर हम ये कहें। देखिए 21 अक्टूबर 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई थी। धमकी क्या थी, जरा ये आप धमकी देखें। डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी लगाई थी 21 अक्टूबर 2025 को, वो धमकी थी, इफ अफगानिस्तान डजंट गिव बगराम एयर बेस बैक टू दोज दैट बिल्ड इट। अगर बगराम एयरबेस को बिल्ड करने वालों या बनाने वालों को अगर अफगानिस्तान की हुकूमत ने ये एयरबेस वापस ना की, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका को वापस ना की, बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, उनके साथ फिर बहुत बुरा होगा। अब ये वही बुरा है जो उनके साथ हो रहा है, क्योंकि 21 सितंबर 2025 को ट्रंप ने धमकी लगाई और पाकिस्तान ने जो पहला अटैक किया था वो पाकिस्तान ने पहला अटैक किया था 9 अक्टूबर 2025 को, यानी इसके ठीक 18-19 दिन के बाद पाकिस्तान ने पहला हमला कर दिया था अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक। और जो पाकिस्तान ने पहला अटैक किया था वो काबुल पे, खोस्त पे, जलालाबाद पे और पक्तिका पे हुआ था। अब मामला ये है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान से बड़े लंबे अरसे में चल रही है। देखिए, हमें पकड़ना है उन जर्नैलों को जो दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लेकर आए। हमें पकड़ना है उन सारे लोगों को जो दहशतगर्दों को फैसिलिटेट करते हैं, जिन्होंने दहशतगर्द बनाए हैं। ये नेक्सेस आपको तोड़ना पड़ेगा पाकिस्तान में। ये जो गुड तालिबान बैड तालिबान है, इसको खत्म करना पड़ेगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान को अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। अफगानिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी होती है। इमरान खान ने फॉर्मूला दिया था, अफगान हुकूमत के साथ बात करें, मकामी कबाइल को इकट्ठा करें और मिलकर दहशतगर्दों को खत्म कर दें और दोबारा दहशतगर्दी फिर सर ना उठाए। लेकिन बाई डिजाइन इन दहशतगर्दों को पहले बनाया गया, फिर तैयार किया गया, फिर इनके नारे लगाए गए, फिर इनके नगमे बनाए गए, फिर इनसे डॉलर कमाए गए, फिर इनके साथ मिलकर जंगें लड़ी गई, बाद में इनको लाकर बसाया गया और अब उनसे लड़ने के नाम के ऊपर एक और जंग शुरू कर दी है। इस जंग में भी पैसा है, इस जंग में भी दौलत है, इस जंग में भी फायदा है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए ऐसा दिखाई देता है कि ये सारा खेल है, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो गलत को गलत आपको कहना पड़ेगा और हकायक को आपको देखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप अफगानिस्तान के ऊपर तो अटैक करें, लेकिन जिन जर्नैलों ने ये दहशतगर्दों को बनाया और लाकर बसाया उनसे आप सवाल भी ना करें, हालांकि वो मौजूद है। नाज़रीन, दूसरी एक इंपॉर्टेंट खबर जो थी वो मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि अली लारजानी जो हैं उनकी शहादत की तस्दीक हो गई है। इससे पहले मैंने आपको खबर दी थी कि ईरान के अंदर ये कहा जा रहा था कि नहीं, शहादत नहीं हुई, लेकिन बिलाखिर तस्दीक हो गई कि अली लारजानी की शहादत हो गई है और उनके अपने अकाउंट से इसको तस्दीक किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिल्लत अजीज़ और सरबुलंद ईरान, अल्लाह का बंदा अल्लाह से जा मिला, अल्लाह का बंदा शहीद होकर अल्लाह से जा मिला। इस तरीके से उन्होंने ये एक उनके अकाउंट से ट्वीट करके ये अनाउंसमेंट की गई है। और इसके बाद ईरानी अफवाज ने मुसाद और इसराइल के खिलाफ जहन्नुम के दरवाजे खोलने की धमकी दी और उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि बड़े पैमाने पर बमबारी शुरू हो गई है और इसराइल पे बहुत तेज़ी से बम बरसाए जा रहे हैं। जो मनाजर दिखाई दिए गुज़िश्ता रात में वो बड़े खौफनाक थे। अली लारजानी एक ऐसी मोतदल आवाज़ थे जिनके साथ मुज़ाकरात किए जा सकते थे। इसराइल एक एक करके वो तमाम आवाज़ें बंद कर रहा है और अमेरिका के रास्ते भी बंद कर रहा है। यानी अमेरिका ने अगर मुज़ाकरात करके यहाँ से निकलना है तो ऐसे मोतदल लोगों से ही मुज़ाकरात होंगे ना, जिनकी मुज़ाकरात करने की कैपेसिटी है। जब ज़्यादा सख्त गीर लोग आ जाएंगे जो मरने मारने पर तुले होंगे तो उनसे क्या मुज़ाकरात किए जाएंगे। जो आयतुल्लाह अली खामनाई जिन्हें शहीद किया गया, उन्होंने फतवा दिया हुआ था कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे। अब उनके बाद उनका फतवा किधर गया। अब अगर ईरान एटम बम बनाता है, मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि ये आबनाए हुर्मस को खुलवाना अमेरिका के लिए कितना ज़रूरी और कितनी बड़ी
मुसीबत बन गया है। लेकिन लारिजानी के बाद सईद जलीली को अब लगा दिया गया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी। इससे पहले वो थे। तो इसराइल अमेरिका के रास्ते बंद कर रहा है, हर ऐसी आवाज को खामोश करवा रहा है, हर ऐसे लीडर को कत्ल कर रहा है जिसके साथ मुज़ाकरात या बातचीत हो सकती है। लिहाजा ये जंग ऐसा लगता है कि अब लंबी चलेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो हर हाल में आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाना है। ये खुलेगी कैसे? देखिए ऑप्शन क्या है उनके पास। नंबर एक तो ये है कि बहुत सारे ममालिक डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिल जाएं और मिलकर ईरान के ऊपर दबाव डालें, चाहे लड़के डालें चाहे वैसे डालें, और ये आबनाए हुर्मुज़ ज़बरदस्ती खुलवा दें। उसमें ईरान को कोई ना कोई फेस सेविंग इन्हें देनी पड़ेगी या उनसे लड़ना पड़ेगा। दूसरा रास्ता यह है कि अमेरिका अकेला खुलवा दे, लेकिन उसमें अमेरिका को बहुत ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी, बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान मारेगा, ऐसे तो बैठेगा नहीं। तीसरा, पहले जंगबंदी हो जाए, उसके बाद फ्री कैन बैठ जाएं और बैठ कर ये कहें कि जनाब ईरान के हम ये मामलात मान लेते हैं, ईरान हमारे ये मामलात मान ले, और ये आपने हुर्मुज़ को खोल दिया जाए। इसमें रशिया और चीन, पाकिस्तान इवन और तुर्की बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है। चौथा एक तरीका है जिसके ऊपर अभी कोई बात नहीं कर रहा, ना कोई करना चाहता है। ईरान एक एटमी तजर्बा कर दे और उसके बाद खुद ही आपने हुर्मुज़ खोल दे कि जनाब हमने अपने आप को अब महफूज कर लिया है, अब अगर जो हमारे साथ लड़ेगा तो वो नताइज का जिम्मेदार खुद होगा। सारी दुनिया ये जानती है कि ईरान जिस तरह धमाके करता है या जिस तरह जवाब देता है वो कोई कसर नहीं छोड़ता। लिहाजा जब उसके बाद एटम बम होगा ना तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए, ऐसा दिखाई देता है। फिर वो आपने हुर्मुज़ गुडविल जेस्टर के तौर पे खोल दे कि ठीक है सारी दुनिया यहां से ट्रैवल करे, हम भी तिजारत करें, आप भी तिजारत करें, कोई किसी को नहीं रोकेगा। तो फिर एक नई सिचुएशन बन जाएगी। अमेरिका का अकेलापन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को काटना शुरू हो गया है और अमेरिकन के लिए मुश्किल बढ़ रही है। यानी बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस, ये वो ममालिक हैं जो हमेशा अमरीकी इत्तेहाद की रीढ़ की हड्डी रहते थे। ये बहुत अमेरिका के लिए बढ़ के बातचीत भी करते थे, दुनिया के सामने नैरेटिव भी रखते थे। इनके बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, वो पूरी दुनिया को बताते थे कि एक्चुअली करना क्या है, नैरेटिव बिल्डिंग करते थे, अमेरिका के साथ खड़े होते थे, इनके हथियार काम आते थे। तो ये बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस, इन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि हम ईरान के खिलाफ इसराइली और अमेरिका की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। यूरोप और बरतानिया, ये तो गया इनके हाथ से। ऑस्ट्रेलिया, जापान और जनूबी कोरिया, ये दूसरा एरिया है, ये भी हाथ से गया। ना जापान साथ खड़ा हुआ, ना जनूबी कोरिया साथ खड़ा हुआ, ना ऑस्ट्रेलिया साथ खड़ा हुआ। हत्ता कि अमेरिका का जो बिल्कुल हमसाया है कनाडा, जो हमेशा से गैर मशरूत तौर पे अमेरिका के साथ रहा, वो भी साथ खड़ा नहीं हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अकेले होते चले जा रहे हैं। अरब ममालिक जिन्होंने अमेरिकन को अपने लिए एक हिफाजत का जिम्मेदार समझा था, यहां पे बहुत सारे फौजी अड्डे बनाकर दिए, अरबों डॉलर्स अमेरिका के ऊपर खर्च किए उन्होंने, अरबों डॉलर्स उन्होंने दिया अपनी हिफाजत के लिए। वो जो अरब ममालिक हैं वो भी अब देख रहे हैं कि हमारी हिफाजत नहीं हो पाई। उन्होंने अमेरिकन को यहां से दौड़ते हुए देखा, वो अपने बैरी बेड़े उठा के किधर पीछे ले गए पानियों में कि ईरान उन्हें तबाही ना कर दे। फिर एक अमेरिकी बैरी बेड़ा जो यूएसएस जेरल्ड है, वो वहां पे उसमें आग लगी हुई है और वो आग बुझ नहीं रही, काफी देर हो गई है, समंदर के अंदर है वो, उसके अंदर आग लगी हुई है, वहां काफी नुकसान हो गया है, फौजियों के सोने के बिस्तर शिस्तर भी जल गए, वो बहुत बुरे हालात हैं बेचारों के। तो अमेरिकन के लिए एक से बढ़ के एक मुसीबत है। डोनाल्ड ट्रंप को यहां तक कहना पड़ गया कि जनाब अब तो नेटो किसी काम का नहीं रहा। जब ताउन की जरूरत थी तो नेटो ने तो ताउन किया नहीं, अब अमेरिका को भी नेटो की जरूरत नहीं रही। तो सवाल यह पैदा होता है कि सेंट्रल एशिया के वो ममालिक या यूरोप के वो ममालिक जो रशिया के मुकाबले में अमेरिका को अपना सेवियर समझते थे, ये हमें बचाएगा। शहबाज शरीफ ने क्या कहा था कि यू आर द सेवियर ऑफ साउथ एशिया, आप पूरे जनूबी एशिया के एक सेवियर हैं, मुहाफिज हैं। डोनाल्ड ट्रंप को कहा, सैल्यूट भी मारा। तो क्या वो वाकई मुहाफिज हो सकता है? ईरान ने नाको चने चबवा दिए हैं, तो रशिया और चाइना क्या करेंगे, लोग ये सोच रहे हैं। तो ऐसा दिखाई देता है कि वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है। अब ये नहीं होगा कि अमेरिका के पांव में सबका पांव, वो एक कहावत है ना कि हाथी के पांव में सबका पांव, अब वो नहीं होगा। अमेरिका के पांव में सबका पांव वाला मामला खत्म हो जाएगा। अब सारे अपनी अपनी पॉलिसी बनाएंगे, अपने अपने तरीके से चलेंगे, दुनिया में नए इत्तेहाद बनेंगे, नए उसूलों के मुताबिक बनेंगे, और उसके इशारे यूरोप से आना शुरू हो गए हैं। यूरोप को रशिया से बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है आप अपनी हुदूद में रहे, हम अपनी हुदूद में रहे, मिलकर कारोबार करते हैं, अमेरिका के साथ भी कारोबार करें, चाइना के साथ भी कारोबार करें। तो चाइना तो ब्लैकमेल होने के लिए तैयार नहीं है, और चाइना बार बार यही कह रहा है कि बातचीत के जरिए से मामला हल किया जाए। नाज़रीन, मैं एक थोड़ा सा छोटा सा तकाबली जायजा आपके सामने रखना चाहता हूं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका के रवैये का। इन दोनों में ना बहुत सारी चीजें सिमिलर थी और दोनों के साथ एक ही तरह की चीज हो गई। जो अमेरिका के साथ हुआ ना, वही पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हुआ। इनकी सोच एक जैसी थी, ये दोनों समझते थे कि ये दोनों चाहें जो चाहे करें। यानी अमेरिका समझता था पूरी दुनिया में जो चाहे करे, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट समझती थी पाकिस्तान में जो चाहे करे, कोई पूछने वाला नहीं है। इन दोनों को लगता था कि गैर मशरूत हमायत हमेशा इनके साथ रहेगी। अमेरिका को लगता था पूरी दुनिया की हमायत उनके साथ रहेगी, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को लगता था सारी सियासी जमातें, पाकिस्तान के सारे ग्रुप, मौलवी,
मीडिया, सारे हमारे साथ हमायत हमेशा करते रहेंगे। ये दोनों ये समझते थे कि हीरो भी हम हैं, मुहाफिज भी हम हैं, सबसे बेहतर और सबसे अफजल हम हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स इनके अंदर था, जनाब हम शानदार हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं है। ये सुपीरियरिटी इनके अंदर एक थी, एक सोच थी इनके अंदर, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में भी और अमेरिका के अंदर भी। तो जिसको चाहे हम इक्तदार दे दें दुनिया में, ये अमेरिका सोचता था। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सोचती थी कि पाकिस्तान में हम जिसको चाहे इक्तदार दे दें और जिसको चाहे इक्तदार से निकाल दें। और यही फार्मूला अमेरिका पूरी दुनिया में करता था। यानी अमेरिका पूरी दुनिया के साथ जो करता था, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के साथ वो करती थी। फिर ये अपने आप को नाकाबिले तस्खीर भी समझते थे। अमेरिका को ये लगता था हमें कोई शिकस्त दे ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी लगता था पाकिस्तान में हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इनकी सोच भी यही थी। फिर ये सोचते थे कि हम हर मुखालिफ को निशाने इबरत बना देंगे। अमेरिका को भी यही लगता था और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी यही लगता था। अमेरिका ने जिस जिस मुल्क का रुख किया वहां पे तबाही और बर्बादी फेर दी, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने भी हर एक को अपने ताबे कर दिया या तबाह और बर्बाद कर दिया। जो खिलाफ खड़ा हुआ उसको मार दिया। तो ये दोनों की मिथ टूट गई। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की मिथ तोड़ दी इमरान खान ने। ये सारी चीजों की, ना वो झुक रहा है, ना सरेंडर कर रहा है, ना पीछे हट रहा है। अवाम भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर दिए, लोग खड़े हो गए हैं, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे शिकस्त लिख दिया पाकिस्तानियों ने और 8 फरवरी 2024 को ऐसी शिकस्त दी एस्टेब्लिशमेंट को कि ये सारी जिंदगी जख्म चाटेंगे। और यही काम अमेरिका के साथ ईरान ने भी कर दिया। उम्मीद थी टूट गई, नाकाबिले तस्खीर, कोई बम नहीं जा सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई पूछ नहीं सकता। तो वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी ताकत का जो तवाजुन है, जो ऑर्डर है, वो बदल रहा है। पहले अमेरिका फैसला करता था दहशतगर्द कौन है और ठीक कौन है, यही पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट भी करती थी। अमेरिका बताता है दुनिया को कि गद्दार कौन है और अच्छा इंसान कौन है या अच्छा मुल्क कौन है, यही पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में करती थी। लेकिन अब ये सारे पैरामीटर्स बदल रहे हैं। ये छोटा सा एक मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने कहा मैं आपके सामने रखूं, आपके साथ शेयर करूं ये चीज, और ये एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है। नाज़रीन, अरब अमारात की तरफ से एक इशारा आया कि वो आबनाए हुर्मस खुलवाने की अमरीकी फौजी मुहिम का हिस्सा बन सकता है। देखें ना, अगर तो ये अमन के दौर में हो और वो मिलजुल के करें तो फिर तो ये ठीक है। लेकिन अगर अभी वो किसी ताकत के जोर पे करने जाएंगे तो इसराइल के बाद जिस मुल्क पे सबसे ज्यादा ईरानी ड्रोन और मिसाइल गए वो यूएई है। ये डाटा बता रहा है। तो